नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आप देख रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, रेप किया गया और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ऐसी घटनाएं भारत में के प्रत्येक कोने में देख सकते हैं। सुर्खियां बटोर रहा है। समाचार के जो पेज होते हैं उसी से भरे होते हैं और जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनमें अगर 50 समाचारों की बात की जाए तो उसमें एक दो ऐसे मामले आ ही जाते हैं। कुछ मामले हाइलाइट्स हो जाते हैं, कुछ मामले हाइलाइट्स नहीं हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। वर्ष 2012 को याद करिए। वर्ष 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था। उस निर्भया कांड के बाद एक वर्मा कमेटी का गठन हुआ था। उस वर्मा कमेटी ने अपनी क्या सिफारिशें दी थी, इस सिफारिश को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो नया भारतीय कानून दंड संहिता जो 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया है, क्या वह वर्मा सिफारिश जो आई थी दुष्कर्म या रेप के जो रेप करने वाले हैं या रेप जो पीड़िता है उसके लिए क्या कानून का प्रावधान है, उसमें क्या सजा का प्रावधान है। तो उस सजा के प्रावधान में जो चहुओर मांग उठ रही है कि जो इस प्रकार के दुष्कर्म और कृत्य कर रहे हैं, जघन्यतम अपराध कर रहे हैं, उनको तुरंत बिना कार्रवाई के उनको फांसी दे दी जाए। तो क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे जो विकसित देश होने की राह से बस कुछ ही कदम दूर है, मंजिल मिलने वाली है, तो क्या यह विकसित देश में या विकासशील भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे विकासशील देश में, भारत जैसे संसदीय प्रणाली को अपनाने वाले देश में, भारत जैसे संविधान को मानने वाले देश में क्या किसी अपराधी को मौत की सजा देना कितना अच्छा है या बुरा है, इसी को ध्यानगत रखते हुए जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट को जानना भी लाजमी होगा। तो आज इस हम पूरे वीडियो सेशन में इसी रिपोर्ट पर बात करेंगे। आइए टाइटल को समझते हैं कि जस्टिस वर्मा समिति, क्या दुष्कर्म पर मृत्युदंड नहीं मिलेगा। यह जो वर्मा समिति है इसने क्या कहा था, दुष्कर्म जो करने वाले होंगे उनको मृत्युदंड की सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या उनकी सजा को बढ़ा देना चाहिए। क्या इनकी सिफारिशों को हमारे कैबिनेट ने माना या नहीं माना, और नहीं माना तो क्यों भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है उसमें कैबिनेट ने किन किन नियमों को संशोधित करते हुए जो वर्मा कमेटी की सिफारिश थी उसको दरकिनार कर दिया। आइए इस हम पूरे वीडियो सेशन में उसी मुद्दे पर बात करेंगे। फाइनल और मृत्युदंड जो हमारे चर्चा के पक्ष होंगे उसमें हम सबसे पहले खबर को जानेंगे, मंत्रिमंडल के अपने निर्णय को जानेंगे, जस्टिस वर्मा की सिफारिश को जानेंगे, वैवाहिक बलात्कार पर अपना रुख करेंगे और लैंगिक अधिकारों की भी बात करेंगे। यह पूरा हमारा सीन रहेगा कि हम इन्हीं मुद्दों पर पूरे अपने वीडियो सेशन को में बात करेंगे। यही मुद्दे हमारे केंद्र में रहेंगे। खबर को आइए जानते हैं। तो 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रात को ड्यूटी में तैनात ट्रेनी डॉक्टर की रेप की जाती है और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पूरा जनाक्रोश कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है और यह मांग की जा रही है कि जो आरोपित है उसको फांसी की सजा दे दी जाए। यह एक अनोखा मामला इसलिए है आंदोलन का क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसी प्रकार का आरोप लगा रही है और वह भी इस आंदोलन में आंदोलनकारियों के साथ खड़ी हुई नजर आती है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया आती है कि इस अपराध के जवाब में अभियुक्तों के लिए मृत्युदंड की सार्वजनिक मांग की जा रही है। तो यह कानूनी संदर्भ के बारे में हम बात करेंगे। हमारी कानूनी संदर्भ क्या है कि न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति का गठन 2013 में आपराधिक कानूनों को प्रभावित किया, बलात्कार के लिए मृत्युदंड के खिलाफ सलाह दी थी, यहाँ तक कि सबसे दुर्लभ मामलों में भी मृत्युदंड को इन्होंने मनाही की थी। तो इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में आ जाता। न्यायमूर्ति JS वर्मा थे। जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में जो कमेटी को तैयार किया गया था वर्ष 2012 में निर्भया रेप कांड के बाद, तो उसने जो अपनी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में इन्होंने यह कहा था कि आपराधिक कानून संशोधनों को प्रभावित किया, बलात्कार के लिए मृत्युदंड के खिलाफ सलाह दी थी, यहाँ तक कि सबसे दुर्लभ मामलों में भी मृत्युदंड न दीजिए, भले सजा को 10 से 20 वर्ष कर दीजिए, आजीवन कारावास तक फैला दीजिए। समिति का रुख था कि मृत्युदंड की मांग करना सजा और सुधार के संबंध में एक प्रगतिशील कदम होगा। मृत्युदंड की मांग करना और सजा में सुधार के संबंध में एक प्रतिगामी कदम होगा। आइए अब बात करते हैं कि क्या जो जस्टिस वर्मा की सिफारिशों को मंत्रिमंडल का निर्णय माना या नहीं माना, या मंत्रिमंडल का इस पर क्या निर्णय रहा।
तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय 2013 में यौन उत्पीड़न पर अध्यादेश को मंजूरी देते हुए मृत्यु दंड के खिलाफ न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की सिफारिश को नहीं अपनाया था। अब मंत्रिमंडल का क्या निर्णय आया, वर्ष 2013 की बात है। जस्टिस वर्मा समिति ने कहा था कि मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन जो कैबिनेट थी, कैबिनेट ने जस्टिस वर्मा की सिफारिशों को नहीं अपनाया। समिति की स्थापना 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक पैरा मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के घटना के बाद 23 जनवरी 2000 को किया गया था, जिसकी सिफारिशें 23 जनवरी 2013 को प्रस्तुत कर दी गई। समिति ने यह सिफारिश दी थी कि मृत्यु दंड यौन अपराधों को प्रभावी ढंग से नहीं रोकता है। अगर कोई यौन अपराधी है, यौन अपराध करता है, दुष्कर्म करता है, रेप करता है, तो उसको मृत्यु दंड दे देने से वह इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुक सकती है। ये हम नहीं, यह जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 23 जनवरी 2013 को, जब वर्ष 2012 में एक पैरा मेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई थी। का निर्णय आया, उसमें क्या क्या प्रस्तुत संशोधन दिखाए गए थे। तो 2013 के संशोधन पर बात करते हैं। तो दुष्कर्म के कारण पीड़ित की मृत्यु या अनवरत निष्क्रिय अवस्था धारा 376A और बार बार अगर रेप किया जा रहा है, बार बार अपराध करने वालों के लिए मृत्यु दंड धारा 376E का प्रावधान कर दिया गया था। जो प्रस्तुत संशोधन जो मंत्रिमंडल के लिए लाया गया था, उसमें आईपीसी इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 376, उसमें दो धाराओं को जोड़ा गया, धारा 376A और धारा 376E। धारा 376A यह कहता है कि दुष्कर्म के कारण पीड़ित की अगर मृत्यु हो जाती है या वह अनवरत निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, बेहोशी की हालत में रहती है, और अगर कोई बार बार वैसा ही अपराध करता है, तो उसके लिए धारा 376E के तहत मृत्यु दंड की सजा दी जाने का प्रावधान है। वहीं इसी में यही जो संशोधन था कैबिनेट का, उसमें वर्ष 2018 में संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि जो 12 वर्ष से कम आयु की पीड़िताओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म में सभी के लिए मृत्यु दंड करने का प्रावधान किया गया है। जो धारा 376 DB तथा 16 वर्ष से कम आयु की पीड़िताओं के संदर्भ में आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया। कौन सी? आईपीसी की धारा 376DA के तहत। आइए फिर से इसको समझते हैं। वर्ष 2018 में संशोधन करके यह किया गया कि धारा 376DB के अंतर्गत अगर 12 वर्ष से कम आयु की पीड़िताओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म में जितने लोग शामिल होंगे, सभी को मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। वहीं धारा 376DA के तहत यह कहा गया कि अगर उम्र 16 वर्ष से कम होगी तो वैसी आयु की पीड़िताओं के संदर्भ में आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया गया। आगे जो हमारा वर्तमान कानून है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें यह बात किया जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता में अब 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 64, 65 और 70(2) में दुष्कर्म के लिए सजा निर्धारित की गई है। अब आइए देखते हैं कि जो समिति की सिफारिश थी वह क्या थी। तो जानते हैं कि बढ़ी हुई सजा। समिति मतलब जो वर्मा समिति आई थी 2012 निर्भया कांड के बाद, जिन्होंने जनवरी 2013 में अपनी सिफारिश दी थी, उन सिफारिशों पर हम बात करते हैं। तो बढ़ी हुई सजा के बारे में अगर हम बात करें तो दुष्कर्म के लिए सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष, 20 वर्ष या आजीवन कारावास करने का प्रस्ताव था, लेकिन स्पष्ट रूप से मृत्यु दंड से बचने की सिफारिश की गई थी, जिसको कैबिनेट ने नहीं मंजूर किया। अनवरत निष्क्रिय अवस्था, ऐसे मामलों में समिति ने 20 वर्ष के कठोर कारावास का सुझाव दिया, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था, जो मृत्यु दंड का निवारक था। आजीवन कारावास मतलब प्राकृतिक, जब तक आपकी मौत ना हो जाए, प्राकृतिक मौत आने तक आप जेल में ही रहेंगे, उसी को आजीवन कारावास कहा जाता है। तो जो जेएस वर्मा समिति थी, उसने कभी यह नहीं कहा कि जो रेप के आरोपी हैं उनको मृत्यु दंड दे दिया जाए। मृत्यु दंड दे देने से रेप की घटनाओं में कमी नहीं होगी, ऐसा जो न्यायमूर्ति वर्मा थे उन्होंने रिपोर्ट दी थी। लेकिन भारतीय कैबिनेट ने जो कहा वह संशोधन करते हुए कुछ हमारी जो संहिता है, भारतीय न्याय संहिता अब नाम हो गया है, उसमें कुछ धाराओं में उपधाराएं जोड़कर उन कृत्यों को अगर करते हैं आप, तो इसके लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधानित कर दिया गया है। समिति का एक दूसरा तर्क आता है कि मृत्यु दंड का गंभीर अपराधों पर कोई महत्वपूर्ण निवारक प्रभाव नहीं पड़ता है,
इसमें मानवाधिकारों पर कार्य समूह के साक्ष्य का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया था कि 1980 के बाद से मृत्युदंड के निष्पादन में कमी के बावजूद पिछले 20 वर्षों में भारत में हत्या की दर में कमी भी आई है। इन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देकर अपनी जो सिफारिश है उसको बल प्रदान किया, उस सिफारिश की पुष्टि भी की, लेकिन हमारी कैबिनेट ने उसको नहीं माना और कुछ भारतीय न्याय संहिता में धारा 376 डी, बी, टी, ए और इस प्रकार की धाराओं को जोड़कर मृत्युदंड का भी प्रावधानित कर दिया। बात करते हैं वैवाहिक बलात्कार का रुख। वैवाहिक बलात्कार का रुख क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। अपवाद हटाने की सिफारिश की थी। वर्मा समिति ने कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म के लिए कानूनी अपवाद को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी तथा तर्क यह भी दिया गया था कि वैवाहिक या अन्य संबंध बचाव का साधन नहीं है। यूरोपीय आयोग का जो निर्णय आया था का समर्थन इन्होंने किया था कि समिति ने सीआर बनाम यूके मामलों में यूरोपीय मानवाधिकार आयोग के निर्णय का समर्थन किया और दुष्कर्मी पीड़िता के साथ अपने रिश्ते के बावजूद दुष्कर्मी ही रहता है और यह हवाला दिया गया था कि जो पीड़िता है वह रिश्ते के साथ के बावजूद दुष्कर्मी ही रहता है। और सरकार का इस पर क्या निर्णय रहा कि केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया और वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध नहीं माना। इसने कहा कि अगर कोई दुष्कर्मी होता है और दुष्कर्म करता है किसी महिला के साथ, चाहे वह उसका रिश्तेदार ही हो, तो यह क्या होता है, वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में आना चाहिए। लेकिन कैबिनेट ने इसको नहीं माना और कैबिनेट ने अर्थात सरकार का यह निर्णय आ गया कि केंद्र सरकार ने जो यह सिफारिश थी इस सिफारिश को स्वीकार ही नहीं किया और वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध नहीं माना। ये नहीं माना कि विवाह के बाद अगर पति पत्नी बिना मन के संबंध बनाते हैं तो वह दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। वर्तमान कानून क्या है, जो भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 63 के अपवाद 2 में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि पत्नी 18 वर्ष से अधिक उम्र की है तो पुरुष द्वारा उसके साथ किया गया यौन संबंध या कृत्य दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 है के अपवाद 2 में यह बात बताई गई है कि अगर पति पत्नी में अगर पत्नी 18 वर्ष से ज्यादा की है और पति के द्वारा उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया जाता है और पत्नी के द्वारा यह कहा जाए कि वह हमारे साथ दुष्कर्म किया है तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। करते हैं व्यापक सशक्तिकरण। समिति ने जोर दिया कि महिलाओं का सच्चा सशक्तिकरण राजनीतिक समानता से कहीं आगे और इसमें सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक समानता भी शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि जो लैंगिक आधार अर्थात पुरुष और महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देना चाहिए। केवल महिलाओं को राजनीति में ला देने पर ही उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तता नहीं होगी, लैंगिक समानता नहीं हो जाएगी। कानून और सार्वजनिक नीति की इसमें भी भूमिका है। महिलाओं के अधिकारों, अवसरों, कौशल अधिग्रहण, आत्मविश्वास तथा समाज और राज्य दोनों के साथ संबंधों में समानता का सक्रिय रूप से समर्थन यह समिति ने सिफारिश में कहा। सामाजिक मानसिकता में सुधार की जरूरत को भी समिति ने बताया कि सामाजिक मानदंडों के माध्यम से लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए महत्व पर प्रकाश डाला। समाज में नेतृत्व तथा शिक्षा और सामाजिक व्यवहार और प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। ये रहा पूरा मामला। जेस वर्मा कमेटी की जो सिफारिश थी वह रेप के बाद जो दिया गया था, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। निर्भया केस 2012 में हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपनी अगले वर्ष 2023 में इन्होंने अपनी सिफारिश दी और सिफारिश में कहा था कि जो रेप करने वाले लोग हैं, रेप के आरोपी हैं, उनको मृत्युदंड किसी भी हालत में नहीं दिया जाए, क्योंकि जो मृत्युदंड होता है वह रेप की घटनाओं को कम नहीं कर पाता है। जस्टिस वर्मा की सिफारिशों को हमारी सरकार ने नहीं माना और हमारे आईपीसी इंडियन पैनल कोड जो अभी नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें विभिन्न धाराओं में कुछ उपधाराओं को जोड़कर कुछ मामलों में मृत्युदंड के सजा का प्रावधान भी कर दिया। अब यह हमें सोचना होगा कि क्या भारत जैसे देश में मृत्युदंड लाजमी है या नहीं लाजमी है। आप अपने विचार इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।